सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज से हम लोग यूपी टेट में उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक अध्ययन है और उससे रिलेटेड विषय है सामाजिक विज्ञान। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उन पीवाईक्यू क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो इससे संबंधित डाल रखा है। जो साथियों ने अभी तक नहीं देखा है, वो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन में या सामाजिक विज्ञान दोनों को कंबाइन करके पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शाकुंतलम किसने लिखी है? शाकुंतलम अश्वघोष ने लिखी है कि भास ने लिखी है कि कालिदास ने लिखी है या कंबन ने लिखी है? तो शाकुंतलम जो रचना है वो कालिदास की है। कालिदास की कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं जैसे रघुवंशम, रघुवंशम, कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब कालिदास की रचनाएं हैं। अश्वघोष ये कुषाण शासक शासक जो थे कनिष्क, उनके राजकवि थे। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम, और दूसरी है सौदरा सौदर नंद काव्यम। सौदर नंद काव्यम जो है ये रचना किसकी है? अश्वघोष की। या कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा सौदरानंद। ठीक है। भास की कौन सी रचना है? ये है स्वप्न वास वदत्तम। स्वप्न वास वदत्तम जो रचना है ये किसकी है? स्वप्न वास वदत्तम। ये रचना है महाकवि भास की। कंबन कंबन जो थे ये तमिल कवि थे। कौन? तमिल कवि थे। और इन्होंने क्या लिखा है? इरामावतारम। इरामावतारम इसका मतलब ये हुआ इन्होंने कंब रामायण लिखी है। इसने कंबन ने, जो किस भाषा में है? ये कवि थे तमिल भाषा के। तमिल की रामायण कौन थी? कंब रामायण। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? कंब रामायण। इस बात को भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि शाकुंतलम किसकी रचना है? तो शाकुंतलम जो है ये आपकी कालिदास की रचना है और उसके साथ में इनकी कुछ और प्रमुख रचनाएं जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। अश्वघोष की रचना में बुद्ध चरितम और सौदर नंद काव्यम है, जबकि भास की स्वप्नवास वदत्तम। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गंगाधर तिलक ने कहा कि दादा भाई नौरोजी ने या लाला लाजपत राय ने? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये इनका पूरा नारा था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका स्लोगन है? ये सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। दादा भाई जी ने एक भी नारा दिया था, वो दिया था स्वराज का। काहे का नारा दिया था? स्वराज। कब दिया था? 1906 में। 1906 में कौन क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। वहां पर दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? स्वराज का नारा दिया कलकत्ता अधिवेशन में। इस बात को भी ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की भी संज्ञा दी गई। किसे? वयोवृद्ध पुरुष भारत के कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इन्होंने ही सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत दिया था। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति थे। और इनकी पुस्तक जो है प्रसिद्ध पुस्तक किसकी? दादा भाई नौरोजी की।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने देख लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लिया। तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का नारा दिया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। लाला लाजपत राय ने क्या स्लोगन दिया था, नारा दिया था, साइमन साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। और इन्हीं साइमन गो बैक के विरोध में ही इनके ऊपर लाठीचार्ज में इनकी मौत भी हो जाती है। तो इनका कथन था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील बनेगी, ऐसा इन्होंने कहा था। किसने, लाला लाजपत राय ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राणा सांगा किससे संबंधित थे, मालवा से, मांडू से, खजुराहो से या मेवाड़ से। तो राणा सांगा साहब मेवाड़ से संबंधित थे। कहाँ से, मेवाड़ के राजा थे ये। और राणा सांगा की जो राजधानी थी, कहाँ थी, चित्तौड़। राणा सांगा की जो राजधानी थी वो चित्तौड़ थी। और ये शासन इनका कब से कब तक रहा, तो इनका शासन काल राणा सांगा का 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक इनका शासन रहा। राणा सांगा का युद्ध हुआ था कब, मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। इसका युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में राणा सांगा जो थे वो पराजित हुए। किससे, राणा सांगा और किसके मध्य में ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था बाबर के मध्य में। तो बाबर और राणा सांगा के जो मध्य युद्ध हुआ था खानवा का, उसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। तो राणा सांगा का संबंध मेवाड़ से था, इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। इन्होंने 1509 से 1528 ईस्वी तक शासन किया। और 1527 में, मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, उसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था खानवा के युद्ध में। तो ये, और जो राणा सांगा साहब थे ये सिसोदिया वंश के शासक थे। सिसोदिया वंश के शक्तिशाली शासक थे। सिसोदिया वंश के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने हरा दिया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, ये पता है। कब की थी, 78 ईस्वी में की थी कि 82 ईस्वी में की थी कि 88 ईस्वी में की थी कि 62 में। तो शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की कब, 78 ईस्वी में। कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश के महान शासक हुए कौन, कनिष्क। और इन्होंने ही क्या चलाया, शक संवत। तो शक संवत जो है भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय पंचांग है, ये ध्यान रखना। तो शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग, शक संवत पर ही बेस्ड है कौन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग। और इनकी जो राजधानी थी किसकी, कनिष्क की, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। पुरुष पुरुषपुर ये कहाँ पे पड़ता है, पेशावर। और पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में। तो पुरुषपुर, पेशावर और इनकी राजधानी भारत में मथुरा से संबंधित थी इन्हीं के समय में। और कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक की संज्ञा किसे दी जाती है, कनिष्क, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को काफी आगे बढ़ाया। इन्हीं के समय चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कहाँ पर, कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर।
कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत हुई किसके समय? कनिष्क के काल में ही। और इसी बौद्ध संगीत में ही बौद्ध जो धर्म था वो हीनयान और महायान शाखा में बट गया। हीनयान और महायान शाखा में चतुर्थ बौद्ध संगीत के तहत बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। इन्होंने गांधार कला शैली का विकास कराया या उसको बढ़ावा दिया। इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। शुद्ध सोने के सिक्के। तो कनिष्क के बारे में काफी कुछ हमने जान लिया कि वो कुषाण वंश के शासक थे। शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है इसी पर मतलब आधारित है। इनकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर हुआ करती थी। इन्हें द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई और भारत में इनकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। और इन्होंने गांधार शैली को बढ़ावा दिया या उसका विकास किया। चतुर्थ बौद्ध संगीत भी इन्हीं के समय में हुई कुंडलवन कश्मीर में। और उसी बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया। शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी कनिष्क को जाता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी थे कि कैनिंग, हेस्टिंग या क्लाइव? तो आपको याद रखना है कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन हुआ? हेस्टिंग्स, जिन्हें हम वॉरेन हेस्टिंग्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आए क्या? बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए अगर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में जब हुआ था तो उसके बाद ही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? अभी तक बंगाल का गवर्नर हुआ करता था तो रॉबर्ट क्लाइव हुआ। फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और भारत का, अब बंगाल का नहीं, अब क्या होता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वो कौन बना था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कब? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर अब आते हैं भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? वायसराय वाय सॉरी वायसराय कौन बना भाई? तो भारत का प्रथम वायसराय बना था कैनिंग, जिसे लॉर्ड कैनिंग नाम दिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय हुआ किस एक्ट के तहत? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। क्योंकि 1857 में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। तो इसके बाद में भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे हटा करके अब उस उसकी जगह पे कौन सा पद लाया गया? भारत का वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम के तहत? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। फिर आते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। इतनी सारी चीजों को भी हमने देख लिया। क्वेश्चन क्या था? प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? अब ये नहीं इसी यही आ जाए, अब इस अगर आना होगा तो इनसे पूछ लेगा क्वेश्चन। तो क्या है, एक PYQ आया था उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें और जान ली। अब चलते हैं आगे, है क्वेश्चन हमारा कि किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ? किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ? अवध में, मैसूर में, बंगाल में, या डी ऑप्शन है आपका क्या?
दिल्ली। तो आपको बताना है कि किस विद्रोह के कारण सिपाही विद्रोह हुआ, अंग्रेज आक्रमण के कारण। कहाँ पे हुआ था? मैसूर में। दिए गए ऑप्शन में मैसूर में कब ये हुआ? 1806 में। विद्रोह का कारण मुख्य क्या था कि अंग्रेजों ने एक ड्रेस कोड लाए। उसमें क्या था कि यह जो ड्रेस कोड था हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें कहा गया कि आप माथे पर तिलक और पगड़ी नहीं बांध सकते। इससे क्या हो गया, जो सिपाही थे वो भड़क गए, और भड़क जाए तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? मैसूर में। इस बात को आपको ध्यान रखना। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक। 1806 में। अब चलते हैं आगे। ऑप्शन डी भी दिख रहा है आपको? दिल्ली। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया। रियासत का मतलब है डोमिनियन का दर्जा। डोमिनियन का दर्जा मिला। अब डोमिनियन का दर्जा कब खत्म हो रहा है, क्वेश्चन ये है। डोमिनियन का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? 1947 में खत्म हुआ कि 1948 में, 1950 में, या 1949 में? तो स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया, मतलब डोमिनियन। और ये दर्जा कब खत्म हुआ? ये दर्जा 1950 में खत्म हुआ। इस बात को आपको ध्यान रखना है। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्ध स्वतंत्र राज्य। तो भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आजाद हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1950 तक वो क्या रहा? ब्रिटेन का डोमिनियन रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत अपने आंतरिक मामलों में तो पूरी तरीके से स्वतंत्र था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सम्राट के अधीन हुआ करता था। या कहें कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सम्राट देश के प्रमुख हुआ करते थे। ये मतलब होता है डोमिनियन स्टेट का। जैसे ही डोमिनियन स्टेट 26 जनवरी 1950 के बाद ये खत्म हो गया, तो भारत अपने निर्णय, भारत संप्रभु हो गया, कि मतलब भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वयं ही निर्णय ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन हुए, कि सी राजगोपालाचारी हुए, सरदार पटेल, या जवाहरलाल नेहरू? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाए तो स्वतंत्र भारत जब हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन हुआ करता था। लेकिन प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी रहे। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना। सरदार पटेल कौन थे? ये, इन्हें किस नाम, अन्य नाम है, लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। जवाहरलाल नेहरू, ये भी, सरदार पटेल हों चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, इन्होंने हमारे देश के आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाई और अपने कर्तव्यों से या अपने ये, या कहें कि अपने कर्तव्यों पर अडिग रहे। उन्होंने अपने कर्तव्यों के साथ देश की आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाई। और उन्हीं नेहरू और उन्हीं पटेल का आज हम उतना सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग आज भी नेहरू को गाली दे रहे हैं। वही नेहरू जिसने आईआईटी बनाया, वही नेहरू जिसने आईआईएम बनाया, वही नेहरू जिसके समय इसरो आया, वही नेहरू जिसके समय में 5 ईयर प्लान आए, वही नेहरू जिसके समय में क्या हुआ कि भारत को अमेरिका जैसे देश जो है, सड़ा और जो जानवर खाते थे अनाज, ऐसा अनाज अमेरिका से मिलता था। लेकिन अपने दृढ़ निश्चय की दम पर उस एक अस्थिर भारत को स्थिर भारत बनाने का जो श्रेय जाता है, वो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। अदम्य क्षमता और जिसे कहते हैं ना, एक उच्च दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति या दूरदर्शिता उनके पास बहुत ज़्यादा थी। इतिहास हमको कोई अगर गलत तरीके से बता दे
तो हमें किसी व्यक्ति को अनाप-शनाप कहने से पहले उसके व्यक्ति के बारे में अच्छे से जान लेना है। क्योंकि आज के समय में जो ये चकाचौंध दुनिया है, यहाँ पर किसी व्यक्ति को कितनी ही तरीके से बदनाम किया जाता है, लेकिन उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और फिर लोग उससे अपनी तुलना करते हैं। जो हमारा देश 1947 के समय था, वो आज 2026 के समय का नहीं है। क्योंकि ये अगर 2026 में आज हम ऐसी स्थिति में हैं, तो इसका मेन श्रेय 1947 के समय हमारे देश की आज़ादी के बाद के जो नेता रहे और उसमें सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम याद करते हैं। अब चलते हैं आगे और वही पटेल जी, जिन्होंने जितनी भी सारी रियासतें थीं, उनको एकीकृत करने का काम हमारे सरदार पटेल जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक कालिदास थे, कौटिल्य थे, वेदव्यास थे या तुलसीदास थे? तो महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास थे। कालिदास के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, उनकी रचनाएं जैसे शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम। कौटिल्य, जिन्हें अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, ये अर्थशास्त्र की इन्होंने रचना करी थी। इनकी कृति क्या थी? अर्थशास्त्र। वही कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से जानते हैं, वही कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और वेदव्यास के बारे में तो पता ही चल गया कि इन्होंने महाभारत को लिखा। तुलसीदास, इनकी प्रमुख रामचरित मानस, रामचरित मानस और कौन? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, ये किसकी रचनाएं हैं? ये तुलसीदास की रचना है। इनके भी बारे में बहुत ही रोचक बात ये है कि ये अपनी पत्नी को बहुत ही पसंद करते थे। पसंद करने का मतलब है कि ये कुछ समय दूर नहीं रह पाते थे और एक बात की बात है कि ये उफनाती हुई नदी को पार करके अपने ससुराल पहुँच गए। तो इनकी पत्नी ने इनको फटकार दिया। फिर वहीं से तुलसीदास जी की आँखें खुल जाती हैं और बाद में ये इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली जैसी रचनाएँ लिखी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कभी-कभी किसी के जैसे कहते हैं ना, एक डाँट या एक बेइज्जती ही उस व्यक्ति को ज़मीन से आसमान पे पहुँचा सकती है। आदमी सोचता है कि हमारी इज़्ज़त नहीं है और हम अपने को कमज़ोर खुद से करे हुए हैं। उससे आगे बढ़कर आदमी जब सोचने लगता है, तो वो एक महान व्यक्ति बन जाता है। जैसे तुलसीदास के बारे में किसी से बात ये छिपी नहीं रही। लाल किला का निर्माण किसने किया है? शेरशाह ने कराया, हुमायूँ ने, अकबर ने या शाहजहाँ ने? तो लाल किला का जो निर्माण है, ये लाल किला कहाँ का? दिल्ली का, जहाँ को 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं। इसका निर्माण जो था वो शाहजहाँ ने कराया था। वही शाहजहाँ जो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जिनके समय को कहा जाता है। और इन्होंने और कौन-कौन सी चीज़ें बनवाई, जैसे ताजमहल, कहाँ है ये? आगरा में है। आगरा का ताजमहल, जामा मस्जिद, ये कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। शेर शाह सूरी जो थे, इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। तो उसे बनाने रोड बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? वो जाता है शेरशाह सूरी को। कालिंज दुर्ग में विजय करने के समय या लड़ाई के समय एक गोला इसकी कालिंज दुर्ग की दीवार से जाकर के फिर से बैक होकर के इधर आता है, तो उस समय शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। नहीं तो भारत का इतिहास आज कुछ दूसरा होता, क्योंकि शेरशाह सूरी ने ही हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं अपनी जान बचा करके भाग गए थे। तो शेरशाह सूरी जो थे, उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, उसका निर्माण कराया। और एक पुराना किला है कहाँ? दिल्ली में, उसका भी निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। और इनका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। हुमायूं, इन्होंने दीन पनाह शहर बसाया। कहाँ? दीन पनाह शहर, कहाँ पे? दिल्ली में। इसके बाद में है अकबर। अकबर, इन्होंने फतेहपुर सीकरी
फतेहपुर सीकरी को बसाया और यहीं पर फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। किस उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और इन्होंने क्या किया? इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला भी किसने बनवाया? अकबर ने। और अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा आगरा में पड़ता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, या जाकिर हुसैन जी थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और क्या थे? इन्होंने संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के तौर पर भी कार्यभार संभाला था। इस बात को भी ध्यान रखना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? तो ये भैया प्रथम उपराष्ट्रपति हुए। प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हुए। कब से कब से तक? 1952 से 1962 तक ये प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हुए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन के बारे में जानते हैं। तो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लिया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वही डॉक्टर एस राधाकृष्णन है जिनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ताजमहल का निर्माण किसकी याद में भैया किया गया था? अनारकली, शाहजहां, या मुमताज महल, या नूरजहां? ये तो क्वेश्चन सभी को पता है। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में कराया था, जो 7 अजूबों में आज प्रसिद्ध। सफेद संगमरमर से चमचमाती ये ताजमहल की बिल्डिंग आज भी विदेशी पर्यटकों और भारतीयों के दिलो दिमाग पर छाई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर है कि किस धर्म में तीर्थकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? या हैं? हुए, है नहीं, हुए। तो हिंदू धर्म में हुए थे कि सिख धर्म में, या जैन धर्म में, या बौद्ध धर्म में? तो बौद्ध नहीं, जैन धर्म आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन सी, जैन धर्म। तो जैन धर्म में 24 महान आचार्य हुए। इसमें पहले कौन थे? पहले थे ऋषभ देव। ऋषभ ऋषभ देव। और 24वें कौन थे? 24वें जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर, जबकि पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी हुए। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध। सिख धर्म गुरु नानक देव। अगर हिंदू धर्म के पहले आचार्य की बात करें, पहले आचार्य कौन हुए? तो वो पहले आचार्य हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के भगवान शिव को माना जाता है। किसे माना जाता है? भगवान शिव को हिंदू धर्म का प्रथम आचार्य माना जाता है, और जिन्हें आदि योगी के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक में अगर देखें तो कौन हुए? इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब हुए, इस्लाम धर्म से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिए थे, कहाँ दिए थे? या ऐसे ही रहने देते हैं इस क्वेश्चन को। गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे, कहाँ दिए? प्रयाग में, गया में, लुम्बिनी में, या सारनाथ में?
तो ऑप्शन डी सही है क्या, सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम अपना प्रवचन सारनाथ में दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। लुम्बिनी में क्या हुआ था, बुद्ध जी का जन्म हुआ था। गया में क्या हुआ, जिसे हम बोध गया कहते हैं, बोध गया। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। कहाँ हुई, कुशीनगर में। और जिस दिन इन्हें मृत्यु हुई उसको, उस दिन को किस नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण। और जब ये घर से निकले थे आध्यात्म के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, मृत्यु हुई उस दिन को महापरिनिर्वाण, प्रथम जो प्रवचन दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम मौर्य शासक कौन था, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ या देववर्मन। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, ऑप्शन सी सही है। प्रथम कौन था, प्रथम जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त के लड़के हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के जो लड़के हुए कौन, अशोक, अशोक द ग्रेट, जिनके समय में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। और यही अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, इसको इसके सेनापति, कौन इसका सेनापति था, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। इसने इनकी क्या कर दी, हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना इसने की, पुष्यमित्र शुंग ने, इसकी हत्या करके। मौर्य शासक के अंतिम शासक, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ, छठी सदी ईसा पूर्व, तीसरी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या प्रथम सदी ईसा पूर्व। तो प्राचीन रोम जो था वो छठी सदी ईसा पूर्व में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, संस्कृत है या द्रविड़ है या अवाचनीय है या अपठनीय है, या डी ऑप्शन में है आपका क्या, फारसी। अगले पेज पर है इसलिए हम आगे नहीं भी बढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें डी क्या है, फारसी है। तो बताओ भाई क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो सभी को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है क्या, अवाचनी। अवाचनी का मतलब है अपठनीय। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अवाचनीय या अपठनीय है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अवर्गीकृत चित्रात्मक लिपि है। क्या है, चित्रात्मक लिपि है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसे सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि थी ये अज्ञात है, और ये अवर्गीकृत चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर हो गया 17। अब चलते हैं 18। क्वेश्चन नंबर है 18 कि हड़प्पा के लोग प्रयोग नहीं जानते थे किसका, सोने का, कांस्य का, चांदी का या लोहे का। तो हड़प्पा के लोग लोहे से प्रचलित या लोहे को जानते नहीं थे या उससे अनभिज्ञ थे। कौन लोग, हड़प्पा के वासी। लेकिन सोने से, सोने की मोहरें, कांस्य युगीन एक प्रतिमा मिली थी तो कांसे से, चांदी से, इनसे सबसे परिचित थे या उनका प्रयोग करते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है, भालू है कि शेर है कि गैंडा है या बाघ है। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण का केंद्र एक सींग वाला गैंडा है। क्या है, एक सींग वाला गैंडा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। शेर जो है
ये गिर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये कहाँ है? ये एशियाई शेर है। एशियाई पर शेर भारत के गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, या गिर राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट, जैसे बाघ है, तो टाइगर स्टेट कौन है भैया? टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में जैसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, ये सब क्या है? ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 20। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी नदी है, या ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, या गंगा? तो ऑप्शन ए बी सी डी है, चारों नदियों के हमने नाम पढ़ लिए, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गंगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो हमें याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जान लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ये कहाँ पे है इसका उद्गम? ये तिब्बत। तिब्बत में कहाँ पर? मानसरोवर, मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इसे तिब्बत में यारलुंग तत्सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जमुना के नाम से। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी ब्रह्मपुत्र नदी की, कहाँ किसे क्या कहते हैं और कहाँ से ये इसका ओरिजिन हो रहा है। अब आ जाते हैं भैया कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। तो वहां से ये नदी निकलती है, कौन? कावेरी नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? ये अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। वहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर जो कहाँ है? उत्तराखंड। वहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो 3 हो गई भारत में, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसे तिब्बत में यारलुंग तत्सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप है। क्या है? मांजुली नदी द्वीप। कहाँ है? असम में। द्वीप क्या कहते हैं? ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं अपने आखिरी और अगले क्वेश्चन पर। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? इससे पहले भैया, साथियों, मित्रों, दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेहनत हमारी है। उसके साथ में आपको कुछ हम अच्छी-अच्छी चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपको समय से वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जिससे क्या होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को देख कर के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? एको नहीं का मतलब है 0 मिलते हैं, या 2 मिलते हैं, या 3 मिलते हैं, 1 मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय मुख्य भूभाग से मिलने वाला महासागर कितने हैं? 1। वो कौन है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर भारतीय भूभाग से मिलने वाला एकमात्र महासागर है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी,
और पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में इसे है हिंद महासागर। तो भारतीय भूभाग को टच करने वाला या भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? एक मिलता है, उसका नाम है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के बारे में जान गए हम। ये भारत से के भूभाग से मिलने वाला एकमात्र महासागर। इसका आकार कैसा है? ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुज के आकार का है, इसीलिए इसे हम कहते हैं त्रिभुजाकार आकार। तो ये थे हमारे 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पीवाईक्यू हैं, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट के अपर प्राइमरी स्तर पर तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम में भी बैठते हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपके लिए कारगर होंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, फिर बीच में प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके ये जो माइंड है उसमें स्थायी रूप हो जाएगा, जिससे आपको और फायदा अधिक होगा। तो इन क्वेश्चन को समाप्त करते हुए अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।